नमस्कार। चलिए आज चलते हैं 19वीं सदी में और समझते हैं उस एक विस्फोटक विचार को जिसने साम्राज्यों की नींव हिला दी। ये वो विचार था कि राष्ट्रों को राजाओं से नहीं बल्कि वहां के लोगों से पहचाना जाना चाहिए। एक ऐसा विचार जो यूरोप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और इस सब की शुरुआत एक सपने से हुई थी। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरोयू ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो लोकतांत्रिक गणराज्यों से बनी हो। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जिसमें सम्राटों के ताज जमीन पर बिखरे पड़े हैं, ये महज एक कलाकृति नहीं थी। ये एक तरह से एक ऐलान था, एक इरादा था। तो इस सपने की नींव में थी एक बिल्कुल नई सोच, उदार राष्ट्रवाद। लेकिन देखिए, एक विचार का होना एक बात है और उसे राजशाही से भरे महाद्वीप में हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। ये लड़ाई बहुत लंबी और मुश्किल होने वाली थी। तो सवाल यह है कि आखिर ये इतना शक्तिशाली विचार आया कहां से? खैर, इसके लिए हमें चलना होगा फ्रांस की ओर। वो चिंगारी थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। इतिहास में पहली बार पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने राजा की प्रजा होने की सोच की जगह ले ली। इसने पूरे यूरोप को दिखा दिया कि सदियों पुरानी व्यवस्था को भी उखाड़ फेंका जा सकता है। और फिर एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो विरोधाभासों से भरा हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखिए विडंबना, वो खुद एक सम्राट था, लेकिन वही अपनी तलवार के दम पर पूरे यूरोप में इन क्रांतिकारी विचारों का सबसे बड़ा वाहक बन गया। शुरू में तो कई जगहों पर उसका स्वागत एक मुक्तिदाता की तरह हुआ। उसकी सेनाओं ने पुरानी सामंती व्यवस्था को खत्म किया, कानून के सामने बराबरी का सिद्धांत लाई। लेकिन इस आज़ादी की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। बढ़े हुए टैक्स, सेंसरशिप और सेना में जबरन भर्ती। बहुत जल्द लोगों को समझ आ गया कि ये आज़ादी नहीं बल्कि एक तरह की तानाशाही है। लेकिन फिर 1815 में नेपोलियन की हार होती है और यूरोप की पुरानी ताकतों को लगता है कि उन्हें इतिहास का पहिया पीछे घुमाने का एक सुनहरा मौका मिल गया है। ऑस्ट्रिया के ड्यूक मेटरनिक जैसे जो पुराने रूढ़िवादी नेता थे, वो इस राष्ट्रवाद की चिंगारी को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। और क्यों ना मानते? सोचिए, उनके ऑस्ट्रियाई साम्राज्य से बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों का क्या होता अगर हर भाषा और संस्कृति के लोग अपने अलग देश की मांग करने लगते? वो तो बिखर जाते। इसलिए वे किसी भी कीमत पर इस आग को बुझा देना चाहते थे। और यहीं से उस दौर के सबसे बड़े टकराव की जमीन तैयार हुई। एक तरफ थे उदार राष्ट्रवादी जो मानते थे कि असली ताकत जनता के हाथ में होनी चाहिए, जिसका आधार हो एक संविधान। और दूसरी तरफ थे रूढ़िवादी जो राजशाही और परंपरा की दुहाई देते थे। ये यूरोप के भविष्य के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते थे जिनका आपस में कोई मेल नहीं था। तो 1815 में वियना कांग्रेस में ये रूढ़िवादी ताकतें बैठीं और उन्होंने यूरोप का नक्शा फिर से अपने हिसाब से बनाया। उनका मकसद साफ था। पहला, नेपोलियन ने जिन राजतंत्रों को उखाड़ा था, जैसे फ्रांस में बर्बन वंश, उन्हें वापस गद्दी पर बैठाना। और दूसरा, फ्रांस के चारों ओर एक ऐसा घेरा बनाना ताकि वो भविष्य में फिर से सिर न उठा सके। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने इटली और जर्मनी के राष्ट्रवादियों की उम्मीदों को जानबूझकर कुचल दिया और यहीं से भविष्य के संघर्षों के बीज बो दिए गए। लेकिन कहते हैं ना, आप किसी विचार को यूं ही मिटा नहीं सकते। राष्ट्र राज्य का सपना लोगों के दिलों में जड़े जमा चुका था और अब वो पूरे महाद्वीप में एक विस्फोट की तरह फैलने वाला था। और जैसा कि मेटरनिक ने खुद एक बार बड़ी दिलचस्प बात कही थी कि जो फ्रांस में शुरू होता है वो कभी सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहता। 1830 से 1848 के बीच तो जैसे क्रांतियों का एक तूफान ही आ गया, पेरिस से लेकर ब्रुसेल्स और ग्रीस तक। और फिर 1848 में तो पूरे यूरोप में सड़कों पर लोग उतर आए। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि फ्रेडरिक सोरियो का वो सपना आखिरकार सच होने जा रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1849 आते आते ज्यादातर जगहों पर राजतंत्र वापस सत्ता में आ चुके थे। तो यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? ये वाकई उस दौर का सबसे बड़ा सवाल है ना? इतनी ऊर्जा थी, बदलाव की इतनी प्रबल इच्छा थी, लोग सड़कों पर थे, फिर ये आंदोलन इतनी जल्दी बिखर कैसे गया? जवाब छिपा है इन आंदोलनों के अंदरूनी कमजोरियों में। जो मध्यवर्गीय नेता थे, जैसे जर्मनी की फ्रैंकफर्ट संसद में, वो एक संविधान चाहते थे, वोट का अधिकार चाहते थे, लेकिन वे मजदूरों और किसानों की मांगों को लेकर बहुत शंकित थे। उनकी आपस में ही एकता नहीं थी और इस फूट ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि आखिर में वे सम्राटों की संगठित और पेशेवर सेनाओं के सामने टिक नहीं पाए।
तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ बेकार गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1848 की इन विफलताओं ने ही असल में भविष्य की नींव रखी। भले ही क्रांतियों को बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन एक बात सम्राटों को अच्छी तरह समझ आ गई थी कि वे एक बारूद के ढेर पर बैठे हैं। एक और विद्रोह का डर इतना ज्यादा था कि इसने उन्हें कुछ रियायतें देने के लिए मजबूर कर दिया, जैसे कि दास प्रथा का अंत, जो किसानों को जमीन से बांध कर रखती थी। ये सुधार किसी दयाभाव से नहीं किए गए थे, यह एक सोचा समझा राजनीतिक कदम था। सम्राटों को एहसास हो गया था कि अगर वे थोड़ा झुकेंगे नहीं तो अगली बार टूट जाएंगे। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प, या कहूं सबसे विडंबनापूर्ण मोड़। राष्ट्रवाद का विचार इतना ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ कि ओटो वॉन बिस्मार्क जैसे उन्हीं रूढ़िवादी नेताओं ने इसे अपना लिया जिन्होंने कभी इसका जमकर विरोध किया था। बस फर्क ये था कि उन्होंने इसका इस्तेमाल लोगों को आजाद करने के लिए नहीं, बल्कि ऊपर से राष्ट्रों को एक करके अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए किया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने रह जाता है, 1848 का उदारवादी सपना अपने तात्कालिक लक्ष्यों में तो विफल रहा, लेकिन इसने यूरोप को जड़ से बदल दिया और उन राष्ट्रों की नींव रखी जिन्हें हम आज जानते हैं। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया।